नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रहा हूं आज आप जो है न्यू ईयर की तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे और आप जो है बिल्कुल पढ़ाई करने के बारे में भी नहीं सोच रहे होंगे और आप जो है आयोग के नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित भी होंगे। तो क्या ये पहली बार हो रहा है? मैं कहूँगा जी नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। आयोग का रवैया ही ऐसा है। आयोग इसी प्रकार से ही करता है कि ना तो मैं जीने दूंगा ना तो मैं तुम्हें मरने दूंगा। समझे बात को। जी हाँ, जिस तरीके से कल रात लगभग 12 बजे के बाद जो नोटिफिकेशन आया उसकी चिंताएं हमें रात भर थी। हमें लग रहा था, मैंने बच्चों को बोला भी था कि ये मुझे पक्का पता है कि नोटिफिकेशन तो आज ही आएगा, ये बात पक्की है। पर हाँ, आयोग अभी तक दे क्यों नहीं रहा, इसकी चिंताएं मुझे बिल्कुल हो रही थी कि ये अभी तक दे क्यों नहीं रहा, क्या सोच रहा है। बात यह आती है कि क्या ये पहली बार हुआ है? मैं कहूँगा जी नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। आयोग ने 2019 के रिजल्ट की बात हो या अन्य कभी जो है नोटिफिकेशन की बात हो, वह इसी तरीके से करता है और इस तरीके से आयोग चाहता है कि ना तो तुम खुशियां मनाओ और ना ही तुम जो है कुछ अन्य कार्यों को करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैं एंगेज करके रखूंगा, बातें तो मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं। इस आधार पे मैं अतुल कुमार गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में, जहां पर आयोग भगवान के तुल्य है। मैंने आपको बार बार कहा है कि आयोग भगवान है और आयोग को वाकई में फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, क्या आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए, क्या संपूर्ण जानकारी यहाँ पर होती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, पीएससी के संदर्भ में क्या क्या फॉर्म है, किस किस तरीके से इन फॉर्म्स की जो है जानकारी होती है, उसी के साथ साथ ये जो नोटिफिकेशन आया है इसको आपको भरना चाहिए अथवा नहीं भरना चाहिए, इस पर भी चर्चा करी जाएगी। इसके साथ फॉर्म भरने के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए जुड़ जाइए सभी लोग। सभी का स्वागत है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों आज के हमारे इस सेशन में। मैं अतुल कुमार गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का। राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग के साथ गुड आफ्टरनून और सभी को जो है जय हिंद साथियों। बिल्कुल, तो बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक फटाफट मैं आपको समरी देता हूँ, फिर उसके बाद डिटेलिंग करूंगा। सबसे पहले जो भी रेफरेंस डेट होने वाली है वो समझ लो इस नोटिफिकेशन के बाद की होती है। मतलब सारी डेट जो हैं अब आपके लिए, चाहे एज की बात कर लो चाहे क्वालिफिकेशन की बात कर लो, वो होगी 2025। 1 जनवरी 2025 से सारा रेफरेंस लिया जाएगा। आप यदि फॉर्म भरते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आपके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो आपको 11 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएंगे। 16 फरवरी है, वैलेंटाइन डे के बाद भी जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है, समझे बात को। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, तो लास्ट डेट है 17 जनवरी 2025 की बात हो रही है। अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, इस बार जो आयोग ने समय दिया है ना वो मुझे थोड़ा सा दिमाग में हिट कर गया और वो समय है दोपहर के 12 बजे। कितना है? दोपहर के 12 बजे। तो आप इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अधिकांशता जो टाइम होता है या अमूमन जो टाइम माना जाता है उस डेट का रात का समय होता है 12 बजे का, पर ये 12 बजे दिन का समय है। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि यदि तुम एक आलसी व्यक्ति हो, यदि तुम खूब घर्राटे मार के सोते हो और यदि तुम जो है बिल्कुल नाइट में उल्लुओं की तरह जागने वाले हो, तो 17 तारीख का इंतजार कतई मत करना। क्योंकि तुम सुबह उठोगे 11 बजे और 12 बजे तो डेट बंद, नहाओगे धोगे ब्रश करोगे, इतने में तो कहानी बदल जाएगी। और उठ के चले भी जाओगे तो भी तुम्हारा फॉर्म नहीं भर रहा उस दिन, क्योंकि लास्ट डेट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। समझे बात को। तो बेहतर है 17 तो तुम्हारे जीवन में नहीं, उसका इंतजार अपने को 17 तारीख का इंतजार जो है अपने को नहीं करना है। समझे बात को। पेपर जो है 16 तारीख को होगा, ये कंफर्मेशन हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने बोला है आयोग भगवान एक बार बोल देता है तो वो करता जरूर है। तो सामान्य अध्ययन के संदर्भ में यदि अपन बात करते हैं तो देखिए, सामान्य अध्ययन का पेपर 10 से 12 का होगा और सेकेंड एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है वो होता है 2:15 बजे से लेकर 4:15 बजे तक। तो आप इसको भी जो है देख लेना, बाकी मैं एक एक करके डिटेल दे रहा हूँ। चलिए, अब हम बात करते हैं उस पृष्ठभूमि की जिसके आधार पर इतने दिनों से संपूर्ण जो प्रक्रिया वो आपको देखने को मिली। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं बिल्कुल बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और नए वर्ष की जो है हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। धन्यवाद इसलिए कि आयोग आपने आपकी बातों को नहीं माना और वो जो आंदोलन था जिसके लिए आप प्रयासरत थे उसका कोई और वेटेज उठा के ले गए। समझे बात को। तो आप इस बात से हमेशा अवगत रहें कि जब भी कोई आंदोलन होगा, आंदोलन में नेतृत्व करता तुम होना चाहिए, ना कि कोई अन्य व्यक्ति। पॉइंट को समझे। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जब आप आंदोलन कर रहे हो तो उसके नेतृत्वकर्ता भी आपको स्वयं को होना चाहिए,
ना कि किसी अन्य व्यक्ति को। इस पॉइंट को समझे। दूसरा पॉइंट मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि आप जिन मांगों को लेकर आयोग के समक्ष गए थे उन मांगों में कौन कौन सी मांगे आयोग ने मानी, वो आप फटाफट आप मेरे तरीके से सुन लो या अपने तरीके से समझ जाना। पहला नंबर, आपने बोला था कि यूपीएससी की तर्ज पर हमारे पेपर हों। दैट मीन्स क्या बात हो रही है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों? दैट मीन्स ये बात हो रही है कि एरर फ्री जो है पेपर होने चाहिए। तो ये तो बताएगा वक्त, मतलब 16 फरवरी का पेपर इस बात को आपको बता देगा कि ये एरर फ्री है या कुछ और है। दूसरा, आपने बात करी थी मेरे प्यारे बच्चों कि 2019 की मुख्य परीक्षा की कॉपी दिखाई जाए, तो ये अब आयोग आने वाले दिनों में क्या कर रहा है इसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 87-13 का फॉर्मूला आपने बोला समाप्त करके जो है 100% पे रिजल्ट जारी करा जाए। आयोग ने बोला हाउ, सुन लिया मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे, हाउ मैं बताता हूँ। समझे बात को? उसके बाद आप देखना, बात होती है कि 2013 राज्य सेवा जो मुख्य परीक्षा उसकी कॉपी दिखाई जाए, इसको थोड़ा सा आयोग ने मान लिया है। और 700 से ज्यादा पोस्टें भैया, 700 से ज्यादा पोस्टें कहाँ है? समझे बात को? आयोग के संदर्भ में मैं आपसे फिर से बोलूंगा कि मैंने कई बार बोला है कि आयोग भगवान जैसा है, वो मानता नहीं है, बहुत ही ढीठ है, या जो भी आप कह दें, आप अपने नज़रिए से उस बात को समझ लें। पर मैं आपसे ये कहूँगा कि आयोग के समक्ष जितना भी आप गड़गड़ाओगे, वो एक संवैधानिक निकाय है और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ के बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तुम लोग समझते नहीं हो इस बात को। उनके यहाँ के बच्चे पेपर थोड़ी देने जा रहे हैं। यदि नहीं भी देने जाएंगे तो वो छत्तीसगढ़ के सोनमानी जी या कौन है जिनका केस हुआ था, आपने सुन तो लिया है। तो मेरे कहने का ये मीनिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप इस बात को समझिए कि आप जिस तैयारी से अवगत हो रहे हैं वो तैयारी कैसी है। आयोग की अपनी एक सीमाएं हैं, उन सीमाओं में रहकर वो काम करेगा, उससे परे वो कतई नहीं जाने वाला। तो इस आधार पे आगे बढ़ते हैं और उन बातों को सुनिए, समझिए। जब आप आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन के अंतिम चरण में माननीय न्यायालय के द्वारा एक जो रिपोर्ट आई, एक तरीके से डिसीजन आया। ये डिसीजन मैंने बोला था न्याय की शुरुआत हुई और इसी न्याय के आधार पर आयोग ने आपको रिजल्ट भी एक दे दिया। 2023 का रिजल्ट जो आ रहा है वो उसी आधार पर आपको आता हुआ दिख भी गया। ये बात भी सही हो गई। परंतु पूरी बातें आयोग मानता है नहीं मानता है, ये डिसीजन हम तुरंत नहीं दे सकते, और हम कौन होते हैं मैं आपसे ये कहूँगा। पर हाँ, आपको जानकारी देने के लिए मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। फॉर्म भरना है नहीं भरना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है। जिसने पहली बार इन सारी चीज़ों को सुना वो तो इस वीडियो को बिल्कुल आराम से इत्मीनान से देखना, सारे डाउट सारे संशय दूर हो जाएंगे एंड तक। सबसे पहले तो मैं उन अभ्यर्थियों की व्यथाओं को आपके समक्ष रख रहा हूं जो आपको स्क्रीन में आई थिंक दिख रही होंगी। मैं अपने आप को स्क्रीन से हटाता हूं, अब आपको स्क्रीन में बातें दिख रही होंगी। हमारे अभ्यर्थी एक है श्याम और एक और बच्ची है जिसका नाम है पूजा। श्याम एक जो है समझ लीजिए डिसेबल कैटेगरी से बिलोंग करने वाला अभ्यर्थी है, और श्याम जो है पिछले वर्ष भी बड़ा परेशान था, इस वर्ष भी बड़ा परेशान था। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, उसका मैसेज आता है, देखो आप खुद से उसमें चेक कर लो बहुत अच्छे से, सुबह के बिल्कुल मतलब नोटिफिकेशन, मतलब ये देख लीजिए आप 12:19 मतलब बिल्कुल 12:19 का ये जो मैसेज है कि हमें तो कोई वैकेंसी ही नहीं दी। मतलब बेचारा फिर से चिंतित हो गया कि एक पढ़ने वाला अभ्यर्थी फिर से परेशान होता हुआ घूमता दिखेगा क्योंकि उसकी कैटेगरी में उसको वैकेंसी ही नहीं। अब आप ये मत बोलना विकलांग कैटेगरी में वैकेंसी है, विकलांग में वैकेंसी है, पर उसकी जो कैटेगरी है, क्योंकि कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी होती है, ये भारत में ही आपको जानने को मिलेगा कि कैटेगरी के अंदर भी क्या होती है, कैटेगरी होती है। तो बेसिकली श्याम की यदि मैं आपसे बात करूं तो श्याम की कैटेगरी में वैकेंसी पिछले साल भी नहीं आई थी, इस साल भी नहीं आई थी, और आई थिंक एक बच्ची और है सोनांसली, उसके लिए भी यही प्रोसेस हुई थी। उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं तो यहां पर जो है दूसरा जो है आयोग खेल गया सर जी, न्यू ईयर का धमाका। 158 पोस्ट की बात हो रही है। इसका धमाका, न्यू ईयर का धमाका। आयोग भी लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझे बात को कि आप कुछ भी बोल लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम भीड़ जमा कर लो, तुम कुछ कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए आइए मैं अब आपको महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराता हूं। अब यहां से एक एक बात ध्यान से आप सुनना, ठीक है। तो इस संदर्भ में हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखो प्रवेश पत्र आपके 11 फरवरी से उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि क्या है आपकी? ये पेपर जो है 2 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पीएससी के प्री में आपका पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज इसको बोला जाता है। फिर इसको जो है एप्टीट्यूड का बोला जाता है, जो कि सामान्य अभिरुचि की बात होती है।
पहला पेपर दूसरा पेपर का समय मैंने आपको बता दिया है। अब पेपर और ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ कैसी हैं उसको जानने के लिए आप तैयार हैं तो एक बार फटाफट सारे लोग कमेंट कर दो कि हाँ सर हम लोग जुड़ गए हैं, तो फिर मैं इस आधार पे आपके इस सेशन को आगे बढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक बच्चों, सभी लोग जुड़ गए हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए। सभी को मेरा नमस्कार है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी का बहुत स्वागत है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना है आपको, और मैं कुछ जानकारियां दे रहा हूं, उन जानकारियों को आपको ध्यान से सुनना भी है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले इस दिशा में अब मैं आपके समक्ष जो है नई बात को रख रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो कि पहली बात यह है कि आपके लिए पोस्टें क्या क्या हैं, कैसी हैं, कितनी कितनी आई हैं, उस पर चर्चा हो जाए। सबसे पहले सेकेंड क्लास में आपकी बात कर रहा हूं, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित मतलब गेजेटेड ऑफिसर की चर्चा हो रही है। मतलब इनके साइन आप जो है, जैसे आप जो है मार्कशीट में करवा सकते हैं, जैसे आप जो है इधर उधर जो 2-3 जगह आपके साइन लगते हैं, उन साइनों में या मतलब उस जगह आपके इनके साइन जो है आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विभाग और पद का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर जो है कैटेगरीज दी गई हैं, यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात कही गई, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है, और यहाँ पर जो है दिव्यांगजन के लिए। तो इस तरीके से कैटेगरी बनी हुई है, टोटल पद की संख्या लिखी हुई है, उसके बाद है वेतनमान, पैसा कितना मिलेगा। मैं कहूँगा सबसे पहले पैसों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था वाली बात है। तो पैसा आपको इतना मिलेगा, एक बार नौकरी लेके देखो, दिल खुश ना हो जाए तो कहना, समझे बात को। ग्रेड पे पर 5400 का रहता है, एक ऐसी सैलरी आती है जिससे आपका परिवार, आपके जो रिश्तेदार वो भी खुश रह लेंगे, और मान सम्मान की तो भाई साहब कतई कमी नहीं है। सबसे अच्छी पोस्ट है, सबसे पहली पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर की। किसकी पोस्ट है? डिप्टी कलेक्टर की। तो डिप्टी कलेक्टर की इस पोस्ट के अंतर्गत आप ऐसे समझ लो कि आपको जो है यूआर वालों के लिए ऐसे समझना, देखो यूआर वालों के लिए 2, फिर एससी वालों के लिए 2, एसटी वालों के लिए 2, ओबीसी वालों के लिए 3, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1। इस तरीके से ये पोस्टें हैं। तो जब इनका आप टोटल करते हुए देखेंगे तो ये सारी पोस्टों का टोटल आपको दिखेगा कितना? 10। कितना मिल जाएगा? 10। समझ गए बात को। और 10 में भी 87-13 का फॉर्मूले को लागू करोगे तो 10 में से 9 87 और 13 जो है आपका 1। तो आयोग तो खेल गया वाकई में। समझे बात को। आगे बात करते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है वो होती है डीएसपी की बच्चों। किसकी पोस्ट होती है? डीएसपी की। तो डीएसपी की जो पोस्ट है इसमें टोटल पोस्टें जो निकली हैं वो निकली हैं 22। कितनी पोस्टें निकली हैं? 22। 19 और 3 का कॉम्बिनेशन है। ग्रेड पे लगभग सेम रहता है। बस समझ लो कि डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर इक्वल रैंक के अधिकारी आपको यहाँ पर होते हुए दिखेंगे, पर पावर कहीं ना कहीं आपको किसके पास ज्यादा मिल जाएगी? डिप्टी कलेक्टर के पास में। समझे बात को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वाणिज्यकर अधिकारी की बात करते हैं। तो वाणिज्यकर अधिकारी के बाद में यदि हम बात करेंगे तो एक ही पोस्ट निकली है, बहुत कम पोस्ट है, ग्रेड पे तो लगभग सेम है। समझे बात को। बढ़िया। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश वित्त विभाग के अंतर्गत, मध्य प्रदेश वित्त सेवा के अंतर्गत यदि देखेंगे तो इसमें भी एक पोस्ट निकली है, और ग्रेड पे लगभग आपको यहां पर भी सेम होता हुआ दिख रहा है। नगरीय विकास और आवास के अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी खास श्रेणी के अंतर्गत यदि बात करेंगे तो आपका समझ लो 2 पोस्टें हैं, और इनकी भी सैलरी सेम है। ठीक है ना। अब ये जो है ना, जैसे मैं आपको पोस्टें रखी जा रही हैं वैसे वैसे समझ लो आप हल्के होते जा रहे हो। क्या होते जा रहे हो? वैसे वैसे आप हल्के होते जा रहे हो, वैसे वैसी पोस्टें आपकी जो है, मतलब पोस्टों में आपका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा आपका जो है कम होता जाएगा, ऐसे समझ लो। सहायक संचालक उद्योग की यदि हम बात करेंगे तो 3 पद हैं मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेड पे लो है, जब लगभग सेम ही यहाँ पर। अब जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत आते हैं, जिनके बारे में आप बार बार न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उनमें 2 पोस्टें निकली हैं, ग्रेड पे इनका भी आपको सेम होता हुआ दिख जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो श्रम विभाग के अंतर्गत सहायक कल्याण आयुक्त की बात होती है, एक पोस्ट निकली है, ग्रेड पे तो इनका भी सेम है बच्चों। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं, ये सब मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूं, इस बात को याद रखना कि इनकी जरूरत पड़ेगी आपको मेंस में, अभी नहीं पड़ रही। अभी किसकी जरूरत पड़ेगी? जो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा। ये जब आप मेंस का फॉर्म भरने जाओगे ना, मतलब इंटरव्यू के समय जब फॉर्म भरने जाओगे तो इंटरव्यू के समय आपको इन पदों का जो है चयन करना पड़ता है, और बढ़िया श्रेणी के अनुसार करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पर भी आपकी अच्छी खासी लंका लग जाती है। समझे बात को। चलो, तो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जनपद सीओ की बात करते हैं तो 10 पद निकले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें भी आपको जो है कॉम्बिनेशन इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर ग्रेड पे थोड़ा सा परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है, देखो दिख रहा है ग्रेड पे, तो थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेना। यहाँ पर सैलरी जो है चेंज होती हुई दिख जाएगी। हालांकि पीएससी से मिलने वाले किसी भी पद में आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, आपको चिंता नहीं करनी। विकासखंड अधिकारी की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी सेम ग्रेड पे है, दोनों का 3600 का ग्रेड पे यहाँ पर तैयार होता है।
उसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी की बात करते हैं तो इसका भी ग्रेड पे लगभग इतना ही होता हुआ आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना। पोस्ट कितनी निकली है? 65। वाह, कितनी पोस्ट निकली हैं? सबसे ज़्यादा तो इन्हीं की ज़रूरत है लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर टोटल पोस्ट मैंने आपको बता दी थी। हाँ ठीक है, ये हो गया। उसके बाद विकास खंड अधिकारी 3 पोस्टें हैं बच्चों, ये हो गया। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से आपको सबसे ज़्यादा बाल विकास परियोजना अधिकारी जो है इनकी पोस्ट ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी की बात हो रही है तो 6 पद निकले हैं। ग्रेड पे भी इनका वैसा ही है जैसा पहले था। नायब तहसीलदार एनटी का पद जो है इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इसका ग्रेड पे जो है डिप्टी कलेक्टर डीएसपी जैसा है, और 3 पोस्टें निकली हैं। कितनी पोस्टें निकली हैं? 3 पोस्टें निकली हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने सेकंड क्लास में कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं फास्ट फॉरवर्ड वे में, जिसमें आपको मोबाइल को भी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड ना करना पड़े, बता दिया। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल, फटाफट एक बार थोड़ा सा कमेंट कर दो, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो फटाफट बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, इसी के साथ जो है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि हमारे द्वारा आपके लिए जो है ना एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च करा गया है। यदि आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं तो इस लिंक से आप जुड़ जाएं, और यदि आप जो है आईफोन यूज़ करते हैं तो इस लिंक से जुड़ जाएं। कुछ आईएएस एकेडमी के द्वारा कॉम्बो बैच लेने का मतलब ये है कि आपको हमारे अन्य कोर्स फ्री में मिल जाएंगे। पहली बात तो अन्य कोर्स कैसे मिल जाएंगे? फ्री में मिल जाएंगे। फ्री इन द सेंस क्या है, ये इसी का पार्ट है। तो बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स प्री का जो क्लास है वो फ्री में मिल रही है, और उसी के साथ साथ आपको जो है ऐसा समझ लीजिए टारगेट प्री बैच जो है फ्री मिल रहा है। टारगेट बैच जो है वो कैसा मिल रहा है? फ्री मिल रहा है। अब इस पूरे कोर्स में हम 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक है आपका हिस्ट्री, एक है आपका इकोनॉमिक्स, और एक है आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो है उद्यमिता की बात हो रही है। ये तीनों कोर्स प्री के संदर्भ में, आप दोनों कोर्स यदि बात करें इस कोर्स से, मतलब इन कॉम्बो बैच से मैं आपसे बात करूं तो प्री में 40 नंबर दिलाने का मैं आपको प्रयास करूंगा, और मेंस में 400 नंबर दिलाने का मैं आपको इसमें से प्रयास करने वाला हूं। इस तरीके से आप इस कोर्स की महत्ता को समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है। साथ में आपको फ्री गाइडेंस है ही है मेरे साथ में। उसी के साथ मैंने आपको जो है इसमें 15,000 तक की सुविधाएं देने का जो है एक तरीके से जो है प्रावधान करा है, जिसमें मैंने सोचा है कि आपको सारे सब्जेक्ट में मैं हेल्प करता रहूँगा। तो ये मैंने दिए हैं, जैसे ज्योग्राफी में मदद करी है बच्चों की, ज्योग्राफी के साथ साइंस में मदद करी है, और आगे भी सभी सब्जेक्ट में मदद मेरी तरफ से मिलेगी कॉम्बो बैच वालों को। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो है आपकी थर्ड कैटेगरी की, मतलब थर्ड क्लास श्रेणी की बात करते हैं। तो थर्ड क्लास जो श्रेणी है उसमें यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला है आपका एक्साइज जो है इंस्पेक्टर की बात होती है। कुल 5 पद निकले हैं। ग्रेड पे आपका लगभग अच्छा खासा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नगर विकास और आवास विभाग के अंतर्गत जो है आपकी जो है गा श्रेणी के अंतर्गत यदि बात करते हैं तो 2 पोस्टें निकली हैं। इसका भी ग्रेड पे लगभग आपको संतोषजनक स्थिति में देखने को मिल जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो पद हैं और इनके जो सैलरी हैं ये आपके लिए सफिशिएंट है। आप उसमें कभी भी कोई शिकायत ना दर्ज करें। बहुत अच्छा पद है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, चिंता ना करें। सहायक विस्तार अधिकारी की बात करते हैं, 7 पद हैं बच्चों, और ग्रेड पे जो है आपको इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा के अंतर्गत कनिष्ठ लेखा अधिकारी, तो मैं कहूँगा यहाँ पर जरूर जाना और बच्चों की मदद करिए यहाँ पर जाके। उसके बाद में जो है वित्त विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ लेखा विभाग की बात होती है। तो ये आपका इस तरीके से ये जानकारी यहाँ पर हो गई, ये एक जानकारी हो गई। तो अब मेरी बात को सुनो, इस तरीके से मैं आपको बोल दूं कि टोटल पद जो निकले हैं वो निकले हैं आपके 158। कितने पदों पे नियुक्ति होने वाली? 158। तो यहाँ पर देखो यूआर के लिए टोटल है, फिर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से टोटल जब इन सब का करा जाएगा तो आपको मिलेगा 158। अब मैं आपको वापस ले चलता हूँ फर्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पर मैंने आपसे चर्चा करी थी और मैंने आपको बताया था कि क्या हो रहा है। देखो ध्यान से सुनो, ये रहा फ्रंट पेज आपके सामने। 137 पद और प्लस 21 पद जो है कॉम्बिनेशन में बने। 137 की बात करेंगे तो ये 87% का है, और ये आपका जो है 13% का है। इस तरीके से आयोग ने करा है खेला। क्या करा है मेरे प्यारे बच्चों? खेला। क्यों? क्योंकि आपने 87-13 के फॉर्मूले को बोला था ना करा जाए, आयोग ने उसको जो है और लाके रख दिया। आयोग ने क्या कर दिया है? उसको और लाके आपके समक्ष जो है रख दिया है। अब आयोग यहाँ पर बोलता है कि माननीय न्यायालय के अनुसार जो है सारा डिसीजन होगा। तो बिल्कुल हमारे सुप्रीम कोर्ट से जो हमें पूरा भरोसा है, हमारी जो न्यायपालिका है उस पर हमें पूरा भरोसा है। पर ये प्रावधान 87-13 का सुप्रीम कोर्ट ने भी तो नहीं करा था ना। सही कह रहे नहीं कह रहे? 87-13 का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने तो करा नहीं था।
तो बेवजह वैसे ही इस देश में बहुत सारे विषयों पर न्याय नहीं मिलता है, तो इन विषयों को उलझाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। समझे बात को। पर ठीक है, जैसा आयोग कहेगा हम तो वैसा ही मानेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आगे चीजें हैं। चलिए और जानकारी एकत्रित करते हैं बच्चों। अब देखिए, जिन्होंने पहली बार इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो। पहली डेट जो है आपकी 31/13 जो कि निकल गई। अब आपको 3 तारीख, आगामी 3 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। 17 तारीख तक ये फॉर्म भरेंगे बच्चों। कोई गड़बड़ कर देते हो, गफलत कर देते हो, तो आपको 8 तारीख से त्रुटि सुधार शुरू कर देना है। 19 तारीख तक जो है त्रुटि सुधार आप करवा सकते हो। उसके साथ साथ आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा कब? आपका 11 फरवरी को। और पेपर कब होगा? 16 फरवरी को। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कौन कौन फॉर्म ना भरें। पहले तो समझ गए, फॉर्म ना भरें। तो वो लोग जो है ना भरें फॉर्म को, उनको सुन लेना है भैया। जो आशिक मिजाज, कैसे बच्चे हैं जो आशिक मिजाज के बच्चे हैं, वो बिल्कुल इस फॉर्म को भरने ना जाए। क्यों? क्योंकि वैलेंटाइन डे के आसपास की डेट है। तुम बिल्कुल विचलित हो गए, अच्छा कुछ हो गया, मान के चलो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, तो तुम तो फिर 7वें आसमान में चले जाओगे और तुमको लगेगा कि आयोग के सारे 100 के 100 प्रश्न तुम सही करके चले आओगे। और यदि कुछ उल्टा हो गया, 2-4 चमाटे पड़ गए या कुछ और केस हो गए, तो फिर तुम्हें पता है तुम फिर पूरे गम में डूबे रहोगे, दिन भर गम वाली शायरियां सुनोगे और इसके चलते तुम उठ के आयोग के पेपर देने चले आओगे, 2-4 तुक्के भर के जय माता दी करके और दूसरे बच्चों का रिजल्ट खराब करोगे। तो इससे बढ़िया है शांति से बैठो, दूसरे एग्जाम के फॉर्म निकले उनको भर दो। समझे बात को? या नहीं है तो कम से कम रिलैक्स तो करो, वैलेंटाइन डे अच्छे से मना लेना। समझे बात को? तो प्यार मोहब्बत करने वाले आशिक मिजाज वाले लड़के लड़की दोनों सबकी बात हो रही है। समझ गए? ऐसा नहीं कि लड़के ही ऐसे होते हैं, लड़कियां भी ऐसी होती हैं। तो वो इस फॉर्म को बिल्कुल ना भरें। समझे बात को? चलो आगे बात करते हैं। अब जो सीरियस हैं उनके लिए कि भैया देखो, यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं कि रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये बात कही गई है कि आप जिस कैटेगरी की महिलाएं हैं, मतलब अब कैटेगरी की इन द सेंस समझ रहे हैं, मतलब SC ST OBC इन सब की बातें हो रही, तो इनमें आपका कोटा फिक्स कर दिया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने आपको 50% आरक्षण दे दिया है। तो ये दूसरे में फॉरवर्ड नहीं करा जाएगा। मतलब SC का जो है ST में, SC का ऐसे इस तरीके से ये जो फॉर्मूला होता है ये नहीं हो सकता है। उसी में जो है आपका जो है, इसी में आगे बात क्या लिखी है देखो, कि महिला अभ्यर्थियों के अभाव में रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे पद आगामी वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड, पहली बात नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं भेजे जाएंगे और ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। चलो कम से कम पुरुषों का भला है, तुम भैया लड़को तुम्हारी यहाँ पर थोड़ी सी तुमको फायदा होता हुआ दिख रहा है। समझे बात को? उसी के साथ साथ देखो यहाँ पर विज्ञप्ति अनुसार जो है मैं एक बार फटाफट पढ़ देता हूँ, आपके काम का है कि नहीं है कुछ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये वाला तो देखो, ये वाला ऐसा है कि भैया आप टाइम से फॉर्म भर दो, लेट फॉर्म भरोगे तो आपको फिर देखना दिक्कत होने वाली, हम आपकी बात और नहीं सुनने वाले। अब यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसे महिला के विरुद्ध किसी अपराध में दोष सिद्ध ठहरा दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं ये बात प्रूव हो चुकी है कि आपने उस गलत कार्य को करा है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को मैं आपसे बता दे रहा हूं। हाँ, ऐसा अभ्यर्थी जिसका केस पेंडिंग है, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपकी ज्वाइनिंग होल्ड कर दी जाती है। पर मैं आपसे बताऊं, ऐसी चीजों से और बच के रहना। एक बड़ा अच्छा सा केस है, उसको सुना दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं। एक बच्चा था, आबकारी निरीक्षक के पद पर चयनित होता है। आगे चलकर उसकी सहेली या जो भी हैं उनका भी चयन होता है, परंतु इस चयन में ये बात देखी जाती है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों कि लड़की थोड़ा सा कंपैरेटिवली लड़के से ऊंचे पद पर है, पर लड़का फिर से प्रयास करता है और लड़का इस बार डिप्टी कलेक्टर बनता है। तो कहीं ना कहीं वो दावपेच आ रहा था, जिस दावपेच के कारण लड़का ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहा था। पॉइंट समझे? लड़के के ऊपर केस करने की धमकी दी गई या जो भी कहा गया। समझे बात को? अब ये मत बोलना सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा हुआ है, इसलिए प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं। समझे बात को? कि लोग कई बार इससे भी चिढ़ते हैं कि आपको ऊंचा पद ना मिले मुझसे। समझे बात को? तो इसलिए उस लड़के की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी। हालांकि लगभग 1-1.5 साल लगे, ऊपर से बहुत जोड़ तोड़ लगाया उसने, तब जाके उसका जो है ज्वाइनिंग लेटर आया। आज वो SDM के पद पर कार्यरत भी है। समझे बात को? पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी गफलत में मत पड़ना, बहुत दावपेच कभी कभी फंस जाते हैं। समझे बात को? ये बाबू सोना कभी कभी जादू टोना ही कर देते हैं आपके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में भैया 2 बच्चे हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल, 2 से अधिक संतानें हैं तो आपकी जो है एलिजिबल नहीं होंगे। मैं आपसे ये कह देता हूं, आप इसको ऐसे समझ लो कि यदि छोटा परिवार है तो सुखी परिवार है और फॉर्म भी भर लोगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा। सरकारी नौकरी की चाह रखते हो तो छोटा परिवार रखो। समझे बात को? और आपको जो है डेट याद रखनी है, 2001 के बाद की बात हो रही है। समझे बात को? चलिए
आगे बात करते हैं। आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च करा है। ये कोर्स अतुल सर की आर्थिक पाठशाला के नाम से है और इसी के साथ साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे देता हूं। इसके अंतर्गत आपको इस बात को भी याद रखना, आई थिंक आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी, सही कह रहा हूं मैं? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? कुछ आवाज़ में गड़बड़ तो नहीं लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल ठीक है, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए आप लोग। ठीक, चलिए मेरे हिसाब से आ रही होगी आपको आवाज मेरी, पर यदि कुछ गड़बड़ हो तो आप मुझे जो है सूचित कर दें, मैं आपको तत्काल प्रभाव से उसकी जानकारी दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस संदर्भ में मैं आपसे बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो कोर्स मैंने आपके लिए लॉन्च करा है ना, इस कोर्स में मैंने आपको 10 से 15 प्रश्न जो है सही करवाने के लिए कोशिश करता हूं। ये एमपी की इकोनॉमी के साथ साथ, ध्यान से सुनना, एमपी इको के साथ जो है इंडियन इकोनॉमी का जो है कॉम्बिनेशन है, समझे बात को? इंडियन इकोनॉमी का ये जो है कॉम्बिनेशन है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर से हम खूब प्रयास कर रहे हैं, आप और हम मिलकर, और यहाँ पर हम सफल होते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं, समझे बात को? तो आपको यदि कम समय में अच्छे कुछ नंबर्स प्राप्त करने हैं तो यूनिट 6 में आपको कोई भी बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी अन्यथा कंटेंट को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसका वादा मैं आपसे करवा देता हूं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, समझे बात को? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सामान्य शब्दों में मैं आपसे ये बोल देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए? सामान्य शब्दों में मैं आपको बोल देता हूं कि यदि आप ग्रेजुएट हैं, क्या है? ग्रेजुएट हैं, तो आप इसको फॉर्म को भरने जाएं, समझ गए बात को? उसका मुद्दा क्या होता है, रनिंग में भी आप इसको भर सकते हैं, मतलब लास्ट ईयर चल रहा है आप इसको भर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है ना, दाव पेच उल्टे फंस जाते हैं, कभी कभी रिजल्ट लेट हो गया, कुछ हो गया, तो इसकी वजह से आपको आगे दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप मेंस देने जाओगे, मेंस का फॉर्म भरने जाओगे, तब तक ये बात कही जाती है कि आपके सारी जो चीजें हैं कंप्लीट हो जानी चाहिए, समझे बात को? तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसको कोशिश करें कि ग्रेजुएशन के जस्ट बाद दे तो ज्यादा सही होगा। बाकी आप लास्ट ईयर में हैं, आपके लास्ट ईयर का ग्रेजुएशन चल रहा है, लास्ट ईयर मतलब जैसे 6 सेम है तो 6वां सेमेस्टर की बात हो रही है, पॉइंट को समझे? ऐसे तो आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखो इसके साथ जो है आपको जो है रोजगार कार्यालय में पंजीयन की बात होती है। कौन से कार्यालय में? रोजगार कार्यालय में। तो इसमें देखो मैं आपको और शॉर्ट में तरीके से बता देता हूं, तो यहां पर चीजें लिखी तो हुई हैं। पहली कंडीशन में तो ये बोल रहा है कि यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको फिलहाल जरूरत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। पर जब आप मेंस का फॉर्म भरने जाओगे ना, तो आपको ये रिक्वायर्ड है, कंपलसरी। तो मैं कहता हूं अभी करा लो। यदि फॉर्म भरने की इच्छा है, मन बना ही लिया है, तो अभी करवा लीजिए, क्यों इतना इंतजार कर रहे हैं? और अभी मतलब 3 के पहले करवा लीजिए। उस दिन जाके सब मत करने की सोचना, क्योंकि फिर भीड़ उमड़ती है, उस भीड़ में कहीं ना कुछ गड़बड़ होता है। इस बात को समझ गए? तो ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद में द्वारा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बता दी मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसा आपको थोड़ा सा याद रख देना है कि आप बेसिकली जो है ग्रेजुएट हो, और लास्ट ईयर की जो है देखो आपको कंप्लीट करना जरूरी है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि आप इसको अच्छे से समझे, समझे बात को मेरे प्यारे बच्चों? हमारा एप्लीकेशन मेरे प्यारे बच्चों गूगल प्ले स्टोर पर किया के नाम से उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर ओपन करो, किया के एप्लीकेशन सर्च करो। वहां पर जब जाके आप चेक करोगे ना, तो किया, चूंकि देखिए गाड़ी है, आप गाड़ी का एप्लीकेशन भी किया के नाम से आता है, इसलिए आपको इसको सर्च करना है। जहां पर लिखा मिलेगा शिक्षा की भ्रांति नहीं, शिक्षा की क्रांति। आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप को रेटिंग करिए, उसमें फ्री भी बहुत कुछ है, मतलब आप जो है कंटेंट वाले सेक्शन पे जाके लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप कंटेंट सेक्शन पे जाना, आपको बहुत कुछ वहां पर फ्री मिल जाएगा और साथ में सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। अब बात होती है कि एज क्वालिफिकेशन की। एज क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए हमारा? तो देखो सारी गणनाएं सबसे पहले मैंने आपको बोला 1 जनवरी के रेफरेंस में करी जाएगी, मतलब 1 जनवरी 2025 तक। अब एज की क्या बातें हैं मैं आपको यहाँ पर लिखी हुई है, मैं अपने तरीके से फटाफट बता देता हूँ। आप इसको ऐसे समझ लो कि एज के रेफरेंस में यदि मैं आपसे बात करूंगा ना, तो सबसे पहले जो है न्यूनतम जो एज होनी चाहिए वो रखी गई है 21। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 21। मतलब आपने जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष कंप्लीट कर ली हो, ऐसा समझ जाइए। अब सेकंड जो है मैक्सिमम की बात आती है कि मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो वो आपकी दो कैटेगरी है,
एक तो वर्दी वाले पदों के लिए है। वर्दी वाले पद का मतलब क्या होता है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, डीएसपी हो गया, ये वर्दी वाले पद कहलाते हैं बच्चों। तो इन पदों के लिए आपकी एज थोड़ी सी कम रहती है, जो कि लगभग 33 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 33 वर्ष है। और यदि हम बात करते हैं मैक्सिमम नॉन वर्दी वाली या गैर वर्दी की बोल देते हैं, गैर वर्दी पद की बात कर देते हैं, तो इसमें आपकी एज रखी गई है 40। ये किसके लिए है? जो मैंने अभी आपको बताया दोनों चीजें, ये अभी सामान्य व्यक्तियों के लिए। किसके लिए है? सामान्य व्यक्ति के लिए, मतलब यूआर कैटेगरी के लिए 21 और 33। क्लियर है इतनी बात? अब इसी अनुरूप जो है इनमें छूट के लिए देखो दिया गया है कि आयु में दे छूट परिशिष्ट, मतलब एक तरीके से जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट फर्स्ट में आपको चेक करना है। समझे बात को? तो इस परिशिष्ट में अपने को इसको चेक करना है। तो क्या क्या छूट है मैं आपको यहाँ पर पढ़ा के बता देता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि हमारे द्वारा जो है इकोनॉमिक्स प्री का बैच लॉन्च करा है। यदि मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी, परंतु आप पीएससी का पेपर देना चाहते हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके लिए कोर्स बिल्कुल जो है रामबाण सिद्ध होने वाला है। मैं यहाँ पर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। सारे सब्जेक्ट का मतलब क्या है? मैंने आपको हिस्ट्री तो पढ़ा ही रहा हूँ, ऐसे समझ लो आप अपने कॉम्बो बैच में। हिस्ट्री के साथ साथ मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के साथ अब इन सब्जेक्ट में मैं आपको ज्योग्राफी, उसके बाद में पॉलिटी, पॉलिटी के बाद में करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के बाद कंप्यूटर, इसके साथ अन्य सब्जेक्ट भी यहाँ पर मैं आपको दूंगा। मतलब मैं अन्य सब्जेक्ट के मेन टॉपिक दूंगा। एक्चुअल में कैसे टॉपिक दूंगा? मेन जो आपको एग्जाम में कराएंगे पास। तो यदि आप प्री में पास होना चाहते हैं तो देखो 299 रुपए कोई बड़ी फीस नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण समझो। आज के जमाने में मोबाइल का रिचार्ज भी इससे महंगा है। तो कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और अच्छे नंबर लाना है, तो आप 360 एंड सेलेक्टिव मेथड से एक बार पढ़ के देखिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। समझे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं छूट की। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अनारक्षित वर्ग के संदर्भ में भी यदि हम आपसे बात करेंगे तो इसमें भी ध्यान से समझो। अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। अब अनारक्षित वर्ग मतलब यूआर में भी जो फीमेल्स हैं उनको 40 की जगह मोटे तौर पे यहां से समझ लो, यहां पर जो अपन ने बात करी थी कि यहां पर जो 40 है तो यहां पर हो जाएगा 45। समझ गए बात को? कितना हो जाएगा? 45। अब ये 45 का मतलब क्या है, आप इस बात को भी समझ लेना कि ये 45 का मतलब है कि फीमेल कैटेगरी की यदि आप हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल गई यूआर में। किसमें मिल गई? यूआर में। समझे बात को? बट उसके अलावा आपको यहां पर छूट मिलेगी किसको? एससी एसटी इनको मिल रही है, एससी एसटी ओबीसी। उसके बाद आप जो है इसके बाद और क्या क्या है, आई थिंक दिव्यांग कैटेगरी भी एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट, ठीक है ना? एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, हाँ, CST ओबीसी। उसके बाद में यदि देखो आपकी जॉब है कहीं पर, समझ गए बात को, दिव्यांगजन है, आप सैनिक हैं, मतलब एक तरीके से नगर सैनिक हैं इस तरीके से, तो आपको इस पर छूट मिल जाएगी। समझे बात को? ये वाली बात हो गई। अब वर्दीधारी पद के लिए देखो यहाँ पर छूट कितनी दी गई है। देखो कर्मचारियों के सैनिक के लिए जो है यहाँ पर वर्दीधारी पद के लिए कितनी दी गई है अनुसार महिला अनारक्षित वर्ग, और ठीक है पुरुष महिला अभ्यर्थी, ठीक है बिल्कुल। तो सेम कैटेगरी है 5 की। कितना फायदा मिल रहा है? 5 का। और 5 में क्या है आपको ऐसे समझ लीजिए, 5 में मतलब 33 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 38। 33 और 5 कितना हो जाएगा? 38। क्लियर है? ये बात हो गई। यहाँ पर ये छूट हो गई आपके लिए। उसके बाद और कुछ भी है क्या? ठीक है, तो सैनिक वर्ग के लिए भी यहाँ पर विशेष जो है छूट देने की बात करी गई है, ठीक है। और उसके बाद यदि आप जो है जैसे विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो आपको इस तरीके से छूट मिलेगी। तो मोटे तौर पे आप ऐसा मान लो, अभी यहाँ पर देखो एक लास्ट लाइन लिखी है, मैं उसको कंक्लूड कर देता हूँ, आप समझ जाना। समझे बात को? यहाँ पर ये लिखा है मेरे प्यारे बच्चों की समस्त रूप से समस्त अभ्यर्थियों के लिए बात हो रही है कि आप यदि 45 प्लस हैं, मतलब 45 वर्ष की आयु को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। क्या नहीं दे पाएंगे? एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो मोटे तौर पे 45 हाईएस्ट एज हो गई। अब बात आती है शुल्क की, पैसा कितना लगेगा? तो मैं आपसे बताता हूं कि पैसा इस पे इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगता है। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ दिव्यांगजन है, तो आपको यहाँ पर जो है 250 रुपए देने रहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के पहली बात मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और इसी के साथ साथ जो है डिसेबल कैटेगरी से आ रहे हैं, तो आपको भरने हैं 250 रुपया। कितना रुपया? 250 प्लस, ध्यान से सुनना,
पोर्टल चार्ज होता है जहां से आप फॉर्म भराते हो, इस पोर्टल चार्ज को प्लस कर दोगे तो 290, मोटे तौर पे कुछ लोग 300 रुपए ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं? 300, पर 290 रुपए ही लगते हैं एक्चुअल में। उसके बाद में 500 रुपए यहाँ पर हो गए, प्लस 40 रुपए और मान लो, मतलब इसके अलावा जो लोग बचे, अब वो मतलब दूसरे स्टेट के लोगों के लिए भी बात हो रही है, समझ गए बात को, तो उनको भरने होंगे 540 रुपए, मोटे तौर पे ये भी कुछ लोग 550 रुपए ले लेते हैं। एक चीज याद रखें, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, सूचना के अधिकार जो कि 2005 में लाया गया था आरटीआई एक्ट के तहत, परीक्षा के संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अंतिम चयन परिणाम के पश्चात ही की जाएगी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का अवलोकन अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा आपको आवेदन करना होगा, तब जाके आयोग निर्धारित समय देगा, सीमा देगा, परंतु उसकी आप फोटोकॉपी नहीं करवा पाएंगे, आयोग आपको वहीं पर बैठाल कर दिखा देगा। इतनी बात क्लियर है। अब यदि यहाँ पर देखिए, आवेदन की एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है, कियोस्क द्वारा अतिरिक्त राशि मांग की जाती है तो आप जो है, ये शिकायत नंबर है, यहाँ पर कंप्लेन भी कर सकते हैं कि ये लोग ज्यादा पैसा ले रहे हैं। अब बात आती है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए पदों के लिए, समझना मेरी बात को। तो यहाँ पर लिखा है, गृह पुलिस विभाग, वाणिज्य कर आबकारी विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के वर्दीधारी पदों हेतु जो है, इस तरीके से, मतलब जो गैर वर्दीधारी है उनके लिए शारीरिक रूप से कोई ऐसी एक स्पेसिफिकेशन स्पेशल नहीं है, बस आप थोड़ा सा अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर ठीक ठाक हो, ऐसा भी नहीं कि पूरी तरीके से गड़बड़ हो, कुछ ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या बात हो रही है, देखो ध्यान से, आपकी पुरुषों के लिए यदि बात करते हैं तो हाइट जो है उनकी 168 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना चेस्ट की बात करते हैं तो आपका ऐसे समझ लीजिए 84 की बात हो गई, और फुला जब पूर्णता फुलाने पर मतलब बिल्कुल जिगरा ऐसे तरीके बोल रहा है तो आप समझ लो 89 की बात हो रही। किसकी बात हो रही? 89 सेंटीमीटर की। ठीक है। महिलाओं के लिए भाई साहब 155 हाइट होनी चाहिए, सेंटीमीटर की बात हो रही है, जबकि जो आपका जो सीने के संबंध में बात है तो वो आप यहाँ पर एप्लीकेबल आप लोगों के लिए नहीं है। समझ गए बात को? तो ये हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, अब त्रुटि की बात आती है। त्रुटि का कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझ लो। होता यह है कि तुम लोग जब पहली बार फॉर्म भरते हो ना, तुम्हें पहली बार तो इस बात का नॉलेज नहीं होता, दूसरी बार तुमको इस चीज में कभी कभी जल्दबाजी होती है। मैं अपना फॉर्म बिल्कुल हड़बड़ी में, जैसे लास्ट लास्ट में भरने जाओगे, पैसे नहीं होते, कभी कभी तो एंड में भरने जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बैठे रहोगे तो वहां पर तुमको समझ में नहीं आता है। ऐसा भी कुछ भोले भाले बच्चे होते हैं, पेपर देने चले तो जाते हैं पर बहुत भोले होते हैं। तो जब आप कियोस्क में जाएं, देखो पहली बात तो इत्मीनान से जाना, क्योंकि तुम दे रहे हो उसको पैसा, फ्री में तो वो तुम्हारा फॉर्म भर नहीं। तो बड़े आराम से अपने सारे कागज लेके जाओ। अच्छा, इन कागज को ले जाने के पूर्व में आपको दो कागज और बोल दे रहा हूं। एक तो आप अपार आईडी बनवा लो अपनी। कौन सी आईडी बनवा लो? अपार आईडी। ठीक है ना? ये पहले ही बनवा लो, ये आज नहीं तो कल तुमको काम आने वाली है। अभी समय है तुम्हारे पास, इसको पहले बनवा लो। और एक आप जो है अपना क्या बनवा लो? रोजगार पंजीयन करवा लो। क्या करा लो? रोजगार पंजीयन अभी ही करवा लो, इनके लिए इंतजार मत करना किसी का। उसके बाद में आपसे बात करता हूं, तो आप यदि कैटेगरी वाले हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो आप जो है 17 के पहले, मैं कह रहा हूं कि आप जो है इसको 10 के पहले बनवा लो। 10 जनवरी के पहले आपका ये भी बन जाना चाहिए। समझ गए बात को? और यदि आप जो अदर सर्टिफिकेट्स वाले हैं, वो भी कृपया इनको समय के पूर्व बनवाएं। एंड डेट का कोई भी इंतजार ना करें, और मैं तो कहता हूं 10 दिन पहले बनवाएं। समझे बात को? तो आपको ये जब लेके बैठेंगे, अब आपका फॉर्म भर जा रहा है। कई बार क्या होता है, मैंने एक चीज नोटिस करी कि बच्चे अपना नाम मिस्टेक कर देते हैं, अपनी जो है एज में थोड़ा सा एज को जो है इधर उधर करवा देते हैं। नहीं हुआ तो क्वालिफिकेशन बदलवा देते हैं, नहीं हुआ तो कैटेगरी इधर उधर हो जाएगी, और नहीं हुआ तो फिर आपकी अन्य चीजों में इधर उधर कुछ नंबर एड्रेस सब इन डालने में गड़बड़ कर जाते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि इत्मीनान से फॉर्म भरना, और जब वो आपको चेक कराता है, जो भी आपका जो कॉमन सर्विस सेंटर वाला व्यक्ति होगा, जो कियोस्क वाला व्यक्ति होगा, वो आपको फॉर्म को चेक करवाता है। जैसे ही वो पूरा फिल करेगा, बोलेगा एक, वो बोलता है एक बार पूरा चेक करो। अब कई बच्चे चेक करने के बावजूद गलत करते हैं, चेक करने के बावजूद गलत करते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आप क्या करें, आप उसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा लें, हार्ड कॉपी में चेक करें, क्योंकि जो स्क्रीन पर होता है ना, मैं खुद स्क्रीन देख देख के थक जाता हूँ। कई बार कुछ चीजें ऐसी इधर उधर हो जाती हैं, तो स्क्रीन सबके समझ में नहीं आती, कई बार मिस्टेक स्क्रीन में होती है। हम मानव है और मानवीय भूल होती, पर ये मानवीय भूल आपके ऊपर बहुत हावी हो जाएगी बच्चों। तो इससे बचना है आपको, कोशिश करना है ये आपसे ना हो। और यदि खुदा ना खास्ता ये हो जाती है, तो फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपके लिए त्रुटि सुधार का समय दिया गया है।
ये एक 8 से लेकर 19 तक का दिया गया है। मतलब ये जो फीस अपन भर रहे थे ना, इसमें 50 रुपए और दे देना। मैं कहूंगा ये 50 रुपए मेरी तरफ से तो देने की जरूरत आपको नहीं है। बढ़िया 50 रुपए की चाय पियो, पानी पूरी खाओ, फल फूल खाओ, बेहतर है अच्छे से एक बार में फॉर्म भरा लो। नहीं तो तुम्हारा फॉर्म भर जाएगा 350 रुपए का, और यहाँ 50 रुपए और प्लस कर लो मोटे तौर पे, तो ये कितना हो जाएगा 500, मतलब 600 ही मान लो, ये भी आपका हो जाएगा मोटे तौर पे। समझे बात को? इतना देकर आप संशोधन करवा सकते हैं। अब उसके बाद आती है एग्जाम सेंटर्स की। तो एग्जाम सेंटर्स में आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो एग्जाम सेंटर्स है ना, वो आपके एग्जाम सेंटर्स आपके जो है सभी जिलों में आपको देखने को मिल जाएंगे। दैट मीन्स आपके 52 जिले तो हैं ही हैं, नए जिले बस नहीं जुड़े हैं, आपके लगभग सारे जिले इस पे कवर हो जाते हैं। परीक्षा का जो सेंटर है उसको इत्मीनान से भरें। यदि आपको इंदौर अति प्रिय आ रहा है तो मैं कहूंगा इंदौर में जो आप जहां रह रहे हैं वहां का जो है आप बिजली बिल का जो है एक प्रमाण लगा दीजिए, या आप जो है एक एफिडेविट बनवा के लगवा दीजिए, आपको जो है वहां से फायदा मिल जाएगा और आप जो है इंदौर शहर में ही पेपर दे देंगे। अन्यथा आप अपने होम टाउन जाइए, वहां से आपको फॉर्म जो है पेपर देने को मिल जाएगा। समझे बात को? और जो लोग ऐसे हैं कि यदि सारे सेंटर्स कहीं ना कहीं भर जाते हैं, तो फिर आपको इंदौर, भोपाल और ग्वालियर और जबलपुर, इन 4 में प्राथमिकता ज्यादा मिलती है। मतलब ये 4 आपके फिर मेन सेंटर बचते हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपका जो है आयोग डिसाइड करता है। इससे बचने का सबसे बेहतर फायदा है पहले फॉर्म भर दो। पहले फॉर्म भर दोगे, फॉर्म भी अच्छे से भर जाएगा, टाइम भी मिल जाएगा, करेक्शन भी कर लोगे, और उसी के साथ साथ मैं आपसे ये बात भी बोल रहा हूँ, आपको सेंटर भी पहली प्राथमिकता में मिलता है। समझे बात को? ये चीज हो गई। अब जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल पीएससी का अनुभव नहीं है, उनके लिए ये जानकारी है कि पहली बार पीएससी कैसी होती है, इसको समझिए। पीएससी के जो पैटर्न है वो है मेरे प्यारे बच्चों, 3 पैटर्न में पीएससी चलती है। पहला पैटर्न होता है प्री, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। प्री में 2 पेपर होते हैं। पहला आपका जीएस फर्स्ट, जीएस उसके बाद जीएस सेकंड। फर्स्ट में आपका जीएस आएगा, मतलब जहां पर आप जो है सामान्य अध्ययन को पढ़ेंगे, सभी विषयों को पढ़ेंगे। वहीं जीएस 2 की बात जब आएगी, तो जीएस 2 में आपको बेसिकली ये एप्टीट्यूड का पेपर होता है, ना कि जीएस का। ये आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सामान्य अभिरुचि परीक्षण होता है, जहां पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, थोड़ी सी हिंदी, थोड़े से अन्य सब्जेक्ट जो है तार्किक शक्ति, ये सब देखने को मिलते हैं। तो जो लोग यदि फॉरेस्ट का पेपर भी भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको सेकंड वाला जो पेपर है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब जनरल एप्टीट्यूड वाला पेपर उनके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका कट ऑफ दोनों पेपर से मिलकर बनता है। यदि हम बात करते हैं कि आप सिर्फ पीएससी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ लीजिए केवल पहला पेपर इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड पेपर होता है क्वालिफाइंग। तो ये पेपर आप समझ लो 100 प्रश्न आते हैं पार्ट ए में, और ये एक प्रश्न जो है 2 नंबर का, इस तरीके से 200 नंबर का ये हो गया। ऐसा ही सेकंड पेपर होता है 100 नंबर का, और ये भी हो गया 200 का। तो इस तरीके से आपकी स्कोरिंग तैयार होगी। फॉरेस्ट में आपकी स्कोरिंग 400 से तैयार होगी, और यदि सिर्फ पीएससी की बात हो रही है तो 200 से तैयार हो गई। इतनी बात समझ गए आप? ये बात हो गई। आगे मेंस की बात करते हैं बच्चों, तो मेंस में 6 पेपर होते हैं। इतना ध्यान रखना, एक भी छुट्टी नहीं होगी, चाहे कुछ भी आ जाए मेंस में। मतलब कंटिन्यू ये पेपर होते हैं, बीच में आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी जाती, चाहे रविवार पढ़ रहा हूं चाहे त्योहार पढ़ रहा हूं। समझे बात को? तो जीएस फर्स्ट देखो, ध्यान से सुनना। जीएस फर्स्ट में इतिहास और भूगोल आएगा, 150 नंबर के रहेंगे। 3 घंटे का समय मिलता है इन दोनों पेपर को करने के लिए आपको। उसी के साथ जो है आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आप इस पेपर को दे सकते हैं। जीएस सेकंड की बात आती है, जिसमें राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र आता है। ये भी 150 के नंबर के आते हैं। 3 घंटे का समय, हिंदी और अंग्रेजी इसमें बात होती है। जीएस थर्ड की बात आती है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसको पढ़ा रहे हैं? जीएस थर्ड को, जो कि अर्थशास्त्र आपको पढ़ाया जा रहा है। 150 नंबर का, 3 घंटे का समय, हिंदी अंग्रेजी में आप दे सकते हैं। और जीएस थर्ड के साथ मतलब अर्थशास्त्र के साथ विज्ञान और मैथ्स ये सब जुड़े हुए हैं। समझना, इस बार का जो 2024 का मेंस हुआ था, अधिकांश बच्चों को इसी पेपर ने रुकवाया है। नहीं है तो ईमानदारी से पूछ के, कॉल करके अपने दोस्तों से पूछ लो, उनको अर्थशास्त्र और विज्ञान के पेपर ने मतलब जीएस थर्ड ने रुकवा दिया है। समझे बात को? इसलिए मैं आपसे बोलूंगा, ध्यान से सुनो। मैं आपको कॉम्बो बैच में 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री कितने नंबर का है बच्चों? 150 नंबर का है। एक आपको मैं इकोनॉमिक्स एमपी और इंडिया की पढ़ा रहा हूँ, कितने नंबर का है? 150 नंबर का। और एक मैं आपको उसी में पढ़ा रहा हूँ उद्यमिता, कितने नंबर का है आपका? ये भी 150 नंबर का है। समझे बात को? टोटल कितने हो गए? 450 नंबर। ध्यान से सुनो, लॉजिक वाली बातें हैं, कुछ भी उल जलूल नहीं है। 400 में 450 में मैंने आपको बोला 400 नंबर दिलाने का प्रयास करूंगा,
और आप जानते हैं कि मैं यदि बोलता हूं तो मैं उस पर बिल्कुल एड़ी चोटी लगाने का काम करता हूं। तो 400 नंबर क्यों, इस बात को समझो। 3 सब्जेक्ट पढ़ के आपको 400 नंबर आ रहे हैं सिर्फ। और मोटे तौर पे आप इस बात को भी समझो कि टॉपर के नंबर 800 से 900 के बीच में होते हैं। टॉपर के कितने होते हैं? 800 से 900 के बीच में। 50% का काम तो मैं ही कर दे रहा हूं ना आपका। समझे बात को? बाकी का फिर मैं आपको सहयोग भी कर रहा हूं, मैं आपको समय भी दे रहा हूं। आप निश्चिंत रहें, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। तो इसलिए आप कोर्स ज्वाइन कर लें। आपको कोर्स की संपूर्ण जानकारी एप्लीकेशन पे, या मैंने अभी चर्चाएं कर ली है। GS4 एथिक्स का होता है और उद्यमिता का होता है 150-150 का। इसमें 3 घंटे मिलते हैं। हिंदी और अंग्रेजी ये भी हो जाता है। अब बात आती है पंचम और छठम पर, मतलब 5वां और 6वें पेपर की। तो 5वां और 6वां, पहली बात तो आपको ये दोनों ही, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले भी हो, हिंदी में देना होगा बच्चों। और ये स्कोरिंग भी माने जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी आसान रहती है। बस आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, पढ़ा अच्छे से जाए आपसे तो, अन्यथा आप फेल भी हो जाएंगे। इस बात को भी याद रखना। तो पहला 200 का होगा हिंदी और व्याकरण, जिसमें आपको जो है 2 घंटे दिए जाएंगे। दूसरा हिंदी और प्रारूप लेखन होगा, जिसमें आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। इस तरीके से टोटल होता है 1500 का मेंस। मेंस कितने का होता है बच्चों? 1500 का। इसमें 185 जोड़ते हैं इंटरव्यू के। तो जो कि आप आयोग के सामने जाके डिमांड कर रहे थे कि भैया इनको कम करो, तो इनने नहीं करा है कम उसको। समझे बात को? 1685 का टोटल होता है। तो प्री मेंस इंटरव्यू का प्रारूप इस तरीके से आपका हो गया। समझे बात को? तो बच्चों, यदि आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो एप्लीकेशन को, जुड़ जाओ। उसके साथ कॉम्बो बैच की लिंक ये है, इको की बैच की लिंक ये है, ईसिप बैच की लिंक ये है। थोड़ा सा कलर दिख नहीं रहा पर है, चिंता मत करो। उसके साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब से भी आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो। अब बात आती है जो आपके लिए जानना जरूरी है बच्चों, कि क्या आप इस एग्जाम को भरें अथवा ना भरें। बिल्कुल, हाँ, मैंने सारी बातें बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड वे में आपको करवाई हैं बच्चों। एक बार कमेंट कर दो, फिर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दे रहा हूं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग मुझे, तो फिर मैं आपको संपूर्ण जानकारियां दे देता हूं। ठीक, चलिए। चलो बच्चों, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। सभी के कमेंट्स मैंने चेक कर लिए हैं। सबसे पहले बात आती है कि सर, हम जो मेहनत कर रहे थे, हमने जो आंदोलन करा था, वो सफल हुआ या असफल हुआ? मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए, आपने अपने नेताओं को गलत तरीके से चुन लिया था। समझे बात को? नेताओं को गलत चयन का मतलब ये है कि कोई व्यक्तिगत तौर पे गलत मुझे नहीं लगा, परंतु बात ये होती है, इस बात को समझिए कि आपका आंदोलन था तो नेतृत्वकर्ता आप स्वयं होने चाहिए थे। पॉइंट को समझे? आप यदि नेतृत्व स्वयं करते, आप अपनी बागडोर किसी और के हाथों में ना थमाते, तो इसका वेटेज भी किसी और के हाथों में ना जाता हुआ आपको दिखता। इतनी बात क्लियर है। दूसरा, आप लोगों की मांग, जितना मैं समझ पा रहा था कि रिटर्न की बात हो रही थी, तो रिटर्न में ये नहीं लिखा लिया गया। यहीं से दावपेच सारा गड़बड़ हो चुका था। समझे बात को? एक चीज। दूसरा, अब बात आती है कि अब क्या करें। देखो, मैं आपसे बोल रहा हूं, जो लोग बोल रहे हैं फॉर्म नहीं भरना है, इतनी बातें कर रहे हैं, वो सारे फॉर्म भरते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो सारे तैयारी भी करते हैं। तो शांति से पकड़ के, शांति से अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। सबसे बेहतर तरीका यही है फिलहाल। समझे बात को? उसके साथ साथ आयोग ने पहले भी ऐसा करा है, आगे भी ऐसा करता रहेगा, क्योंकि ये मनमाना संस्थान है। संवैधानिक तो है, उसी के साथ साथ सलाहकारी भी है, पर थोड़ा सा मनमाना है, हटी है। और हटी आयोग के से आप जो है तर्क करने जाओगे तो वो बात को नहीं मानता। उसी के साथ साथ आपको ये बात भी समझना होगा कि आयोग की अपनी एक सीमाएं, उन सीमाओं के परे वो नहीं जाता। समझे बात को? तो आप भी अपनी सीमाओं के परे मत जाइए। इसके साथ मेरी बात को, इस बात को समझिए कि तैयारी करना बहुत जरूरी है। आपके माँ बाप ने आपको इतनी दूर इसलिए भेजा है बच्चों, कि आप तैयारी करें, अपने जीवन को सफल बनाएं और कुछ करें आगे। देखो, अगली बार फिर 2026 चला जाएगा, मतलब अगली तैयारी 2026 के लिए होगी। तो यदि 2026 में तैयारी करना है तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो।
अन्यथा अपना जोर शोर लगा दो और वो ताकत दिखाओ जो तुम्हारे अंदर है। अभी भी देर नहीं हुई है। मैंने आपको विकल्प भी दे दिए कि यदि कम समय में कुछ पढ़ना है तो आप भैया हाउसवाइफ हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर लो। लगता है मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूं, मैं कहूंगा सेल्फ स्टडी करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपकी सिर्फ इतनी मदद कर देते हैं जिससे आपको ये लंबी जर्नी ना तय करनी पड़े। जमाना स्मार्ट वर्क का है, आपको स्मार्ट वर्क करना है तो आ जाइए, आपको हार्ड वर्क करना है तो सेल्फ करिए, पर 4 साल किसी के घर वाले नहीं देते, इस बात को समझ जाना। बिटियां ब्याह दी जाती हैं और लड़कों के ऊपर आर्थिक जिम्मेदारी आ जाती है। यही जिम्मेदारियां हमने भी झेली, तुमने भी झेली, या अन्य लोग जो झेलेंगे, जिसकी वजह से आपको जो है मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मेहनत इस बार कर लो, अच्छे से कर लो, शिद्दत से कर लो, एक बार कर लो, जिससे सफल हो जाओ। न्यू ईयर भी अच्छा मनेगा, दिवाली भी अच्छी मनेगी, दशहरा भी अच्छा मनेगा, और कम से कम अन्य समस्याएं तो नहीं आएंगी। तो निर्णय आपका है, निर्णय आपको लेना है। आयोग का काम जो था उसने वो कर दिया, सरकार का जो काम था सरकार ने कर दिया, निर्णय अब आपको लेना है, आपको क्या करना है। तो मैं अतुल कुमार गर्ग आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। हमने आपको ज्योग्राफी की क्लासेस दे दी हैं, क्लास शेड्यूल कर दी है मैंने, उस क्लास को देखना ना भूलें। आप हमारे कोर्स में किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट रखते हैं तो उसको देखना ना भूलें। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसलिए पहुंचाएं क्योंकि कुछ बच्चे वाकई में ऐसे हैं जिनको बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इस बात से सहमत होंगे और वीडियो को आगे अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में कमेंट सभी करके बताएं कि आपका ये न्यू ईयर कैसा है। मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप इस बार सिलेक्शन लें। मेरे द्वारा आपके लिए जो भी बेहतर करा जा सकता है मैं करूंगा। आपको किसी भी क्षण किसी भी प्रकार मेरा सहयोग लग रहा है, आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको फ्री फैसिलिटी दे रखी है, मैं आपको फ्री गाइडेंस भी देने के लिए तैयार रहता हूं। तो मैं आपको इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं जिससे आपको जो है अलग से प्रयास करना पड़े। मैं इतना कर रहा हूं जिससे आपके इस सफर का मैं एक साथी बन पाऊं। तो मैं अतुल कुमार गर्ग विदा लेना चाहूंगा आपसे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखिए। हैप्पी न्यू ईयर अगेन ऑल ऑफ यू। टेक केयर ऑफ ऑल और एंजॉय करिए सेशन को और जीवन को। जय